किसी भी व्यक्ति की या महिला की अगर सामान्य मौत हो या फिर उसका कत्ल हो, वो लाश अपनी जगह पर 8 घंटे एक पोजीशन में पड़ी रहे तो उसके बाद वो वही आकार ले लेती है, वही रूप ले लेती है। उस रूप को, उस आकार को बदलने की कोशिश की जाए, हाथ या पैर को इधर से उधर चलाने की कोशिश की जाए, तो 8 घंटे के बाद फिर लाश के हाथ पैर नहीं चल सकते। साथ ही कुछ घंटे और बीत जाएं तो वो लाश कुछ फूलने लगती है। लाश अगर पानी में पड़ी हो तो वो ज़्यादा फूल जाती है और उसको पहचान पाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। पहचान के कुछ तरीके हैं, जैसे डीएनए टेस्ट या फिर शरीर पर कुछ ऐसे निशान जिनके आधार पर लाशों की पहचान की जा सकती है। मगर आज की कहानी में बिल्कुल अलग होता है। एक 11 साल का बच्चा, इसे चमत्कार ही कहेंगे क्योंकि ये बात फिर पूरे ज़माने में एक फैल जाती है कि एक 11 साल के बच्चे ने एक चिता पर रखी हुई लाश को अपनी माँ की लाश मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये मेरी माँ की लाश हो ही नहीं सकती। और जब पुलिस इस मामले की पड़ताल करती है और जांच में जुटती है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है कि आखिरकार उस बच्चे को ऐसा कैसे अंदाज़ा हुआ कि ये लाश उसकी माँ की नहीं है। वो लाश वाकई उसकी माँ की नहीं है और ये पता लगाने के लिए पुलिस ने डीएनए सैंपल जांच के लिए भेजा हुआ है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कानपुर और कानपुर का ही एक थाना है नज़ीराबाद। दरअसल यहाँ नज़ीराबाद थाने का एक कौशलपुरी इलाका है, एक कौशलपुरी मोहल्ला है और इसी मोहल्ले में एक परिवार है, पति पत्नी और 2 बच्चे। ये खुशहाल परिवार है, खुशी खुशी रहते हैं। जो इस घर का मालिक है सुलभ, जो कि क्रोकरी कारोबारी है, क्रोकरी का काम करता है और एक अच्छा खासा इनका कारोबार चल रहा है। घर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। इस सुलभ की जो पत्नी है अंजना, वो गाहे बगाहे अपनी जो भी कोई दिक्कत या परेशानी होती थी, अपनी मन की बातें होती थी, वो अपनी छोटी बहन बबली से शेयर किया करती थी। मगर इस अंजना का फ़ोन 22 दिसंबर की रात को उसके पास नहीं पहुंचता है तो कहीं ना कहीं बबली परेशान हो जाती है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कई सालों में कि उसकी बहन ने आज उससे बातचीत नहीं की है। ये पूछने की कोशिश करती है तो उसका नंबर बंद आता है और आगे वो बात करने की और कोशिश करती है तो फिर उसका बहनोई यानी कि उसका जीजा सुलभ फ़ोन उठाता है और पूछती है कि जीजी से बात नहीं हो पा रही है, जीजा जी वो कहाँ हैं, उससे बात करा दीजिए। सुलभ कहता है कि उसका खुद रात से ही पता नहीं चल रहा है वो कहाँ है, किस हाल में है, मुझे खुद नहीं पता है। मैंने उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश की है, उसका नंबर भी बंद आ रहा है, आखिर करें तो क्या करें। कहीं ना कहीं बबली को शक होता है कि उसकी बहन गायब हो ही नहीं है बल्कि गायब की गई है और गायब करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का पति सुलभ है। और इस बात को लेकर वो इसका विरोध भी करती है। विरोध करने की वजह ये भी थी, सन 2008 में ये दोनों खुशी खुशी लव मैरिज करते हैं। इसमें परिवार वालों की कोई रजामंदगी नहीं थी, मगर कुछ दिन के बाद से इनके परिवार में कहीं ना कुछ खटास पैदा होने लगी थी और शायद इसी खटास की जानकारी बबली को थी। और बबली को ये शक था कि उसकी बहन को गायब कर दिया गया है। बहन को ढूंढने की कोशिश करती है, जब बात नहीं मिलती है तो वो सीधा पहुंच जाती है नज़ीराबाद थाने में और जाकर अपनी बहन की गुमशुदगी दर्ज कराने की कोशिश करती है। कहती है कि मेरी बहन 22 तारीख की रात से गायब है, 22 दिसंबर की रात से, उसको ढूंढ दीजिए, तलाश कर दीजिए। पुलिस वही अमूमन जो हर गुमशुदगी के मामले में पुलिस लेती है वैसे ही कहती है कि आ जाएगी, परेशान मत हो, कहीं चली गई है। मगर इस बात का बबली विरोध करती है, कहती है कि मेरी बहन के मामले में मुकदमा दर्ज करिए, उसको तलाश करने की कोशिश करिए। मगर इसके पुलिस वाले इस मामले को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। मायूस होकर बबली अपने घर आ जाती है और साथ ही अपने उसके पति से कहती है मेरी बहन को तलाश कर दीजिए, यदि मेरी बहन वापस नहीं आई तो अच्छा नहीं होगा। अंजना के 2 बच्चे भी हैं, एक 11 साल का बेटा है आयान और एक 5 साल का बच्चा है। दोनों ही अपनी माँ को लेकर बेइंतहा परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान। वो बार बार अपने पिता से कहते हैं कि पापा माँ को ला दीजिए, माँ की बहुत याद आ रही है। उसका पिता भी कहता है कि बेटा माँ कहीं चली गई है, आ जाएगी तो मैं आपको इत्ला कर दूंगा। मगर इस बीच में सुलभ भी जगह जगह जाकर आस पड़ोस इलाके में सब लोगों से पता करता है, जहाँ जहाँ वो जा सकती थी वहाँ पता करता है, मगर अंजना का कहीं भी कोई खोज खबर नहीं मिल रही थी। उधर पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही थी, जिससे गुस्साए बबली के घर वालों ने, बबली के परिवार वालों ने, बबली के आसपास के लोगों ने नज़ीराबाद थाने में जाकर हंगामा काटना शुरू कर दिया।
हंगामा कुछ इस तरह था कि सैकड़ों लोग मौजूद थे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन जब किया है तो पुलिस को कहीं ना कहीं लोगों को शांत करना पड़ा। और शांत करने के लिए उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द इसको तलाश करने की, इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। बबली जब एक तहरीर देती है, तहरीर तो वो पहले ही दे चुकी थी, तब कहीं जाकर पुलिस की नींद टूटती है और वो मामला या मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है गुमशुदगी में। यह 28 दिसंबर को इसका पति भी पहुंचता है, जब कहता है कि मैंने अपनी पत्नी को हर जगह तलाश करने की कोशिश की मगर उसका कहीं भी कोई खबर नहीं मिल रही है, कहीं उसके पता नहीं चल रहा है, साहब उसको ढूंढ दीजिए, मेरे बच्चे अपनी माँ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 28 तारीख को ये भी जब पहुंचता है तो आखिरकार पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है और 1-2 दिन रुकने के बाद फिर वही सामान्य हो जाती है पुलिस। और पुलिस इस मामले को फिर जो शिथिलता थी, जो जैसे पहले थी वैसे ही वो अब करने लगी है और मामला कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में पहुंच जाता है। अगर होने को कौन टाल सकता है। ये 7 जनवरी 2022 का वाकया है। कानपुर की पनकी नहर है। इस पनकी नहर में एक महिला की लाश तैरती हुई मिलती है। लाश पूरी तरह से फूल चुकी है, उसको पहचान पाना वाकई बहुत मुश्किल हो रहा था। स्थानीय लोग पुलिस को सूचना देते हैं, कहते हैं कि साहब यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस मौके पर पहुँचती है, पुलिस उस शव को कब्जे में लेकर और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही बबली को फ़ोन किया जाता है क्योंकि बबली ने अपनी गुमशुदगी में उसके पति पर ही आरोप लगाए थे कि मेरी बहन को गायब करने में उसके पति का हाथ है, सुलभ का हाथ है। तो इसलिए पुलिस ने उसको तलाश यहाँ पर सुलभ से जानने की कोशिश नहीं की, बल्कि बबली से उसकी शनाख्त कराई। और जैसे ही वो मोर्चरी में जाकर अपनी बहन को देखती है तो वहाँ लाश पड़ी हुई थी और लाश को देखते ही उसने पहचान लिया, ये तो मेरी बहन की लाश है, इतना कहना था। और उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। अब यहाँ बबली अकेली नहीं थी, बल्कि सैकड़ों लोग मौजूद थे। बबली की रोने की आवाज़ें सुनने के बाद पब्लिक का भी गुस्सा फूट जाता है, भड़क जाता है। पुलिस किसी तरह से पब्लिक को शांत करती है और कहती है कि जल्दी ही इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। पुलिस सीधा पहुंचती है कौशलपुरी में, यानी कि सुलभ के पास जाती है और सुलभ को हिरासत में लेती है। उससे पूछताछ करती है कि जो इसकी पत्नी है उसको तुमने कैसे मारा, कैसे नहीं मारा है। तो वो कहीं ना कहीं पुलिस को कहीं ना कहीं कहानियाँ बता रहा था और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, मगर पुलिस को वो ज़्यादा देर तक गुमराह नहीं कर पाया। इसके पीछे वजह ये थी कि इसके घर में एक ऑल्टो कार खड़ी हुई है। ऑल्टो कार की जब पुलिस ने फॉरेंसिक पड़ताल की है, जांच की है, शादी घर की फॉरेंसिक पड़ताल की है, जांच की है, तो वहाँ से कहीं ना कहीं खून के धब्बे मिलते हैं और ख़ासकर कार के अंदर से भी खून के धब्बे मिलते हैं। मगर कार को वॉश कर दिया गया था, उसको धो दिया गया था, सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की गई थी। पुलिस ने अब इसे सख्ती से पूछताछ की कि आखिरकार तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा, हमारे पास काफ़ी सबूत हैं। जब बात सबूत की आती है तो कहीं ना कहीं सुलभ अब टूट जाता है। वो समझ जाता है कि पुलिस को अब सच्चाई पता ही चल गई है, तो उसे सच बताना ही पड़ेगा। और जब सच बताता है तो सुनकर पुलिस की रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पुलिस भौचक्की रह जाती है। जिस पर अभी तक पुलिस विश्वास कर रही थी कि ये अपनी पत्नी को नहीं मार सकता है, शरीफ आदमी है, व्यापारी है, क्रोकरी का कारोबारी है, और 2008 में इसने अंजना से लव मैरिज की थी, प्यार किया था। इसके 2 बच्चे हैं, एक 11 साल का, एक 5 साल का है। बहुत सारी ऐसी बातें थीं जो पुलिस शक नहीं कर रही थी, मगर अब शक की कोई ऐसी ना होने वाली कोई गुंजाइश थी ही नहीं, यानी कि उसने ही कत्ल किया था। अब खुलना बाकी था कि आखिरकार कत्ल हुआ है तो कैसे हुआ है। पुलिस जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो बताता है कि 22 दिसंबर की रात को इसका बेटा जिद कर रहा था कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। ठंड का मौसम है, क्योंकि बच्चों को इन दिनों में अगर आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाती है, खिलाई जाती है, तो कहीं ना कहीं बच्चों की तबीयत ख़राब हो सकती है। माँ ने, अंजना ने साफ इनकार कर दिया कि बेटा आपको कोल्ड ड्रिंक भी नहीं मिलेगी, आपको आइसक्रीम भी नहीं मिलेगी। मगर बच्चा था, वो जिद कर रहा था, इस कदर जिद कर रहा था कि माँ मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए ही चाहिए। जैसे ही माँ की नज़रों से वो ओझल होता है तो इस घर में उस दिन उसका चचेरा देवर ऋषभ भी मौजूद था, यानी कि सुलभ का चचेरा भाई भी मौजूद था। और वो चुपके से उसको दुकान पे लेके जाता है, आइसक्रीम भी खिलाता है, कोल्ड ड्रिंक भी पिलाता है। कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम खिलाने पिलाने के बाद वो अपने घर वापस लेके आता है और जैसे ही बच्चा घर आता है तो वो छींकने लगता है, यानी कि कहीं ना कहीं उसको सर्दी लग चुकी थी। अब सर्दी लग गई है तो इस बात का माँ ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। माँ ने पूछा कि तुम्हें छींक क्यों आ रही है, कहाँ गए थे? तो बताता है कि मैं कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए गया था, मैं आइसक्रीम खाने के लिए गया था। ये बात सुनकर माँ भड़क जाती है और अंजना को इतना गुस्सा आता है कि वो चीखने लगती है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगती है और वो गुस्सा करने लगती है। सुलभ मौके पे मौजूद है, सुलभ को भी गुस्सा आता है। सुलभ कहता है जो हो गया सो हो गया, बात ख़त्म करो। मगर सुलभ और इनके बीच में, दोनों के बीच में कहा सुनी ज़्यादा बढ़ जाती है। कहा सुनी कुछ इस कदर बढ़ती है कि सुलभ उसको 2-3 थप्पड़ मार देता है। बस ये थप्पड़ मारना ही गलत हो गया था। इधर सुलभ ने उसको थप्पड़ मारे हैं
उधर अंजना ने भी अपने पति को पीटना शुरू कर दिया। मारपीट दोनों के बीच में बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद कुछ इस कदर सुलभ का गुस्सा बढ़ जाता है कि वो उसको जान से ही मार देता है। यानी कि मारपीट में बात कत्ल तक पहुंच जाती है, और जब कत्ल होता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसकी हालत खराब हो जाती है कि आखिरकार करें तो क्या करें। वो अपने चचेरे भाई ऋषभ से कहता है कि ये इसका तो कत्ल हो गया, अब क्या करना है। उसके बाद ये दोनों ठंडे दिमाग से काम लेते हैं और उस शव को कब्जे में लेकर उसको बोरी के अंदर भरते हैं, और बोरी के अंदर भरने के बाद सीधा अपनी जो ऑल्टो कार है, ऑल्टो कार में इसके शव को रखकर एक इलाका है, जो इलाका है रायपुरबा थाना क्षेत्र, जो क्या भन्नाना पुरबा एक फ्लैट है, और फ्लैट किसी और का नहीं था बल्कि सुलभ की एक प्रेमिका है किरण, उसकी फ्लैट पर उसको लेके चले जाते हैं और जाकर कहते हैं कि ये तो मर चुकी है। ये किरण इसकी प्रेमिका है, कई साल से ये दोनों एक दूसरे से प्रेम प्रसंग में बंधे हुए हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस लड़की का जो पापा है रामदयाल, वो एक ट्रक ड्राइवर है, जो कि क्रोकरी का सामान आना है, जाना है, ले जाना है, वो इसी के गाड़ी का इस्तेमाल करता है रामदयाल का, और उसी की बेटी से कहीं ना कहीं सुलभ को प्यार हो जाता है। इस प्यार की भनक कहीं ना कहीं अंजना को लग चुकी थी, और अंजना इससे कहीं ना कहीं इसी बात पे नाराज़ भी रहती थी। अब ये जब शव इसके किरण के घर पहुंच जाता है तो इसके शव को, इसकी लाश को ठिकाने लगाने वाली बात आती है, तो ये बाहर से पेट्रोल का इंतज़ाम करते हैं, और पेट्रोल का इंतज़ाम करने के बाद इस लाश पर पेट्रोल छिड़क कर जैसे ही आग लगाते हैं, आग एकदम तेज़ी से लग जाती है और बहुत तेज़ी से धुआं उठने लगता है। और जैसे ही तेज़ी से धुआं उठने लगता है तो ये डर जाते हैं कि ऐसा ना हो आसपास के जो फ्लैट में लोग हैं, आसपास के घरों में जो लोग हैं, कहीं उन्हें कहीं कुछ जानकारी ना हो जाए, पता ना चल जाए। आनन फानन ही बहुत जल्दबाजी के साथ उस आग को बुझाया जाता है, मगर तब तक काफ़ी धुआं उठ चुका था और उसके शरीर काफ़ी हद तक जल भी चुका था। हालांकि अब इन्होंने एक प्लानिंग करते हैं। अब यहाँ पर 4 लोग मौजूद हैं। इसमें अंजना का पति है, अंजना का चचेरा देवर है, और सुलभ की प्रेमिका किरण है, और साथ ही इसकी प्रेमिका का पिता रामदयाल है। जब ये सब मौके पर मौजूद हैं, आपस में सलाह मशवरा करते हैं, और उसके बाद फिर धारदार हथियार से उसके चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उसके शरीर को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश करते हैं। खुर्द-बुर्द करते करते इनकी कहीं ना कहीं नाखूनों में और इधर उधर जो उसके मांस के कुछ हिस्से थे वो भी कहीं ना कहीं घुस जाते हैं इसके अंदर। पुलिस को अब यकीन हो चला था कि इसकी जो लाश है, इसकी जो हत्या है, वो कहीं ना कहीं सुलभ ने इन लोगों के साथ मिलकर की है। उसके बाद फिर एक बार और, अभी तक ये ऑल्टो कार में इसकी बॉडी को लेकर आते हैं कौशलपुरी से भन्नाना पुरबा में, मगर यहाँ से वो अब लाश को एक नई गाड़ी में लेके जाते हैं, और साथ में जाता है ऋषभ और साथ में जाता है सुलभ। ये जो लाश लेके जाते हैं वो एक पांडु नदी है, जो कि कानपुर में ही है, और घटना स्थल से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। उस नदी में जाकर फेंक देते हैं। उधर जो शव है वो पोस्टमार्टम होके आता है, और पोस्टमार्टम होने के बाद लाश अब चिता पे रखी हुई है, क्योंकि ये जो सुलभ है वो अपनी पत्नी के मुखाग्नि देने का जो अधिकार था वो कहीं ना कहीं खोज चुका था। अब परिवार वालों ने, यानी कि बबली के परिवार वालों ने ये फैसला किया कि जो मुखाग्नि देनी है, जो मुखाग्नि दिलवानी है, वो उस बच्चे से दिलवानी है जो 11 साल का आयान है। आयान से मुखाग्नि दिलवाने की कोशिश की जाती है, मगर 11 साल का वो बच्चा चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, कहता है कि ये मेरी माँ हो ही नहीं सकती है। पुलिस तो खैर यहाँ पर नहीं थी, परिवार के लोग मौजूद थे। परिवार के लोग उसे समझाते हैं, बेटा तुम्हारी माँ सॉरी परिवार वाले समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा तुम्हारी माँ है और तुम ये मर चुकी है, क्योंकि लाश लगभग 10 से 15 दिन पुरानी हो चुकी है, इसलिए लाश का जो एक रूप था, आकार था, वो बदल चुका है। ये सचमुच तुम्हारी माँ है, समझने की कोशिश करो। बार बार उस बच्चे को समझाया जाता है, लेकिन बार बार वो बच्चा जिद कर रहा है कि ये मेरी माँ हो ही नहीं सकती है। जब बार बार एक ही बात की जा रही है, काफ़ी ज़िद जद्दोजहद का मसला हो जाता है। आधे घंटे से ज़्यादा बीत जाता है। परिवार वाले उस बच्चे को समझा बुझाकर किसी तरह से उस चिता में आग लगवा देते हैं, मुखाग्नि दिलवाते हैं, और तब जाकर उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। मगर ये बात जब पुलिस के पास पहुंचती है, पुलिस के पास पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस की जो अभी तक जितनी लापरवाही थी, अब पुलिस की लापरवाही इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं पाई जाती है। दरअसल लापरवाही की वजह ये थी, 7 तारीख यानी कि 7 जनवरी को जो लाश मिलती है, वो लाश मिलती है कानपुर के पनकी नहर में। पुलिस जब सुलभ से बातचीत करती है तो सुलभ ये स्वीकार करता है कि उसने उसकी लाश पनकी नहर में नहीं बल्कि पांडु नदी में फेंकी थी। जब पुलिस इस बयान को एक बार फिर से सुनती है तो वाकई पुलिस
भौचक्की रह जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इस लाश की उसकी बहन बबली ने शनाख्त की है कि उसकी बहन की लाश है, और ये कहता है कि इसने पांडु नदी में फेंकी है, जबकि लाश मिलती है पनकी नहर में। और दोनों का जो दायरा था, दोनों का जो फासला था, वो 50 किलोमीटर का था। पनकी नहर है वो इसके घर के कौशलपुरी के आसपास के इलाके में है, जबकि पांडु नदी उसके घर से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर है। पुलिस ने जब इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की है, इस बयान को फिर से जब लिया है, जब बातचीत की है, तो पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार जिस लड़की का, जिस महिला का अंतिम संस्कार हुआ है, वो महिला कौन है फिर। क्योंकि फिर पुलिस ने गोताखोरों की मदद ली और कई फोर्स के साथ जाते हैं सीधा पांडु नदी में और उस लाश को तलाश करने की तमाम कोशिशें करते हैं। मगर आज 15 जनवरी हो चुका है, उस अंजना की लाश आज तक भी नहीं मिली है, और जिस लाश का वो अंतिम संस्कार कर चुके हैं, वो लाश किसकी है, वो भी एक सवाल बना हुआ है। हालांकि पुलिस ने एक अच्छा काम ये किया है, हालांकि डॉक्टरों की टीम ने एक अच्छा काम ये किया है, जब उन्हें इस लाश की पोस्टमार्टम कराते हैं तो उसका डीएनए सैंपल जांच के लिए भेजते हैं, ये पता करने के लिए कि क्या ये लाश सचमुच अंजना की है या किसी और की है। अभी इसका जो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है वो आनी अभी बाकी है। जब रिपोर्ट आएगी तो ये पता चल सकेगा कि ये लाश सचमुच अंजना की थी या किसी और की है। अब पुलिस उस जिस लड़की का अंतिम संस्कार हो चुका है, आखिरकार उस लाश की भी शनाख्त इसकी पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। आसपास के इलाके में कोई गुमशुदा तो नहीं हुआ है, इसकी भाई पता करने की कोशिश की जा रही है। मगर पुलिस ने इस मामले को शुरुआत से ही इतनी लापरवाही से लिया था। यदि सीसीटीवी कैमरे में इसके घर से निकलने की ये जो लाश लेके जब निकलते हैं, आसपास के इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगालते हैं, यदि ये नहीं देखते कि यहाँ से 22 तारीख की रात को उसका चचेरा भाई और सुलभ दोनों यहाँ से कुछ लेके निकलते हैं, तो शायद ये मामला हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह जाता। फिलहाल पुलिस ने सुलभ, उसके चचेरे भाई, उसकी प्रेमिका और उसकी प्रेमिका के पिता को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। उस इलाके के यानी कानपुर के वकीलों में, कानपुर के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। इसको लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया और हथियारों के साथ भी उन्होंने मारपीट भी की थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही जाते जाते आपको बताते चलें कि आज 15 जनवरी है और हीरालाल माली का आज जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ऐसी ही हो रही, नासाज सी है, साथ ही मुझे खांसी भी हो गई है इस बीच में। तो मैं जल्दी से जल्दी तबीयत ठीक करने की कोशिश करूँगा। आप भी अपना ख्याल रखें, सर्दी का मौसम है, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।